हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होता है उस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके हमें सजेशन दें ताकि हम वीडियो की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर सके। तो हम देख रहे थे 12th NCERT का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उस चैप्टर में हम देख चुके थे कि वास्तव में डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। और हम यह भी देख चुके थे कि वास्तव में एक कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसका जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन के बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। पहले तो आप यह समझ लीजिए कि ये रेप्लिकेशन क्या होता है। रेप्लिकेशन या हिंदी में इसे हम बोल देते हैं प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब है कि कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप की कॉपी किस प्रकार तैयार करता है उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब प्रोसेस बाय विच डीएनए मॉलिक्यूल copied is itself is known as replication। डीएनए के द्वारा स्वयं की प्रतिकृति बनाने की प्रोसेस को ही डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इस डीएनए रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है भाई? डीएनए रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? डीएनए रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट एक सेल से प्रारंभ होता है। वह कौन सी सेल होती है? जैसे ये मेल हो गया और ये हो गई फीमेल। मेल से आता है स्पर्म, ये लो भाई स्पर्म, और फीमेल से आ गया एग। ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे और रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। इस जाइगोट के द्वारा ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो इस जाइगोट के द्वारा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होगा? जब ये सेल डिवाइड करेगी तभी तो होगा ना, ठीक। और एक सेल में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और इस सेल के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये सेल डिवाइड करेगी तो दो सेल में विभाजित होगी, और जो ये आगे सेल होती है, इन सेल को फंक्शन करने के लिए या इन स्वयं को डिवाइड करने के लिए इनका भी जेनेटिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों सेल में भी डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अब होता क्या है कि डीएनए मॉलिक्यूल तो एक है और सेल डिवाइड हो रही है दो, तो एक डीएनए मॉलिक्यूल को इन दो सेल में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तो इसके द्वारा डीएनए को किया जाता है रेप्लिकेट, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है, डीएनए की प्रतिकृति बनाई जाती है। और एक डीएनए मॉलिक्यूल, ये डबल स्ट्रैंडेड जैसे डीएनए मॉलिक्यूल था, ये एक एक स्ट्रैंड में इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, और जैसे एक स्ट्रैंड के सामने ये डीएनए मॉलिक्यूल दूसरा स्ट्रैंड बन गया और इस स्ट्रैंड के साथ में भी इस प्रकार डीएनए स्ट्रैंड बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो डीएनए स्ट्रैंड बन गए और अब इन सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो हमारी ह्यूमन की बॉडी है, मानव का शरीर है, उस मानव के शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, और ह्यूमन का विकास, मानव का विकास या ह्यूमन का डेवलपमेंट एक सेल से प्रारंभ होता है और उस सेल में उसका डीएनए प्रेजेंट होता है। एवरी सेल, प्रत्येक कोशिका में
डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डीएनए की रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है। इसके अलावा डीएनए को रेप्लिकेशन कर अगली जनरेशन स्टार्ट की जाती है, इसलिए हमें डीएनए के रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब डीएनए की खोज हो चुकी थी कि वास्तव में यह सिद्ध हो चुका था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। ठीक है, इसके लिए भी अलग अलग कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि डीएनए मॉलिक्यूल अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट जाता है और अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट गया और इसकी कॉपी तैयार होती है इसके सामने, फिर ये इस डीएनए स्ट्रैंड जुड़ता है और अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन इसके लिए कोई एविडेंस नहीं था और साइंस एविडेंस मांगती है। तो अब जो वाटसन और क्रिक थे, वाटसन एंड क्रिक, इन वाटसन एंड क्रिक पर नैतिक जिम्मेदारी यह आ गई कि तुम बताओ कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। इन पर नैतिक जिम्मेदारी इसलिए आ गई क्योंकि इन्होंने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया। भाई डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया तो वैज्ञानिकों ने कहा कि या तो तुम्हारा यह मॉडल गलत है और यह मॉडल सही है, तो तुम बताओ कि यह डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। तो जो वाटसन और क्रिक थे, इन वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है और कब बताया, 1958। ठीक, डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा डीएनए रेप्लिकेट करता है और इन्होंने इसकी प्रोसेस भी बताई कि वास्तव में डीएनए किस प्रकार रेप्लिकेशन करेगा। अब इन्होंने कहा कि मोड ऑफ कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है, तो ये डीएनए के रेप्लिकेशन की अर्ध संरक्षी विधि क्या होती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे पहले इसको मिटा देते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया भाई, एक तो रेप्लिकेशन का मेथड बताया, प्रोसेस बताई, रेप्लिकेशन प्रोसेस या मेथड, रेप्लिकेशन का मेथड बताया। और इन्होंने बताया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वह सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड। तो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड या सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस क्या हो गई डीएनए रेप्लिकेशन की। तो कोई भी जैसे सेल होती है, येलो सेल, इस सेल का ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस में प्रेजेंट है डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक, ये मान लो कोई डबल स्टैंडर्ड जैसे डीएनए मॉलिक्यूल है। वाटसन और क्रिक क्या कहते हैं कि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, ये लो भाई, और दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में यूज होंगे, एक सांचे के समान कार्य करेंगे और इनके सामने दूसरा नया स्ट्रैंड, डीएनए का नया स्ट्रैंड बनता है और ये बाइंडिंग कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक ये पुराना स्ट्रैंड है और ये भी पुराना स्ट्रैंड है, इस पुराने स्ट्रैंड के साथ में एक नया स्ट्रैंड बन गया कि जैसे ये सेल 2 सेल में डिवाइड करती है,
ये सेल टू सेल में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल था ये दो खंडों में डिवाइड हो गया, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए और अब इस स्ट्रैंड के सामने नया स्ट्रैंड बन गया और इस स्ट्रैंड के सामने नया स्ट्रैंड बन गया। ये डीएनए इस सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और ये डीएनए इस सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये जो स्ट्रैंड थे ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड थे और ये जो नीचे वाले दोनों स्ट्रैंड बने ये नए स्ट्रैंड बने। मतलब कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस अर्धसरक्षी विधि होती है। अर्धसरक्षी का मतलब कि इसमें ये जो डीएनए मॉलिक्यूल आया इसमें एक स्ट्रैंड इस पेरेंटल डीएनए का था, मतलब आधा डीएनए संरक्षित रह गया, ठीक है। तो वाटसन और क्रिक ने बताया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करता है यह सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ प्रोसेस के द्वारा रेप्लिकेट करता है। अब इन्होंने बता तो दिया लेकिन एविडेंस क्या था? तो इस अर्ध संरक्षी प्रोसेस के लिए एविडेंस दिया मेसेल्सन एंड स्टोल ने। उन्होंने 1958 में इस पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि डीएनए किस प्रकार अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा रेप्लिकेट करता है। तो वो देख लेते हैं कि मेसेल्सन एंड स्टोल ने किस प्रकार प्रूव किया कि डीएनए अर्ध संरक्षी प्रोसेस है। मेसेल्सन एंड स्टॉल, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया भाई। कब किया? 1958। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया कि डीएनए अर्धसरक्षी प्रोसेस है। इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया भाई? ई कोलाई बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया था, इस ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए प्रेजेंट होता है, यह आपको पता है। और डीएनए में आपको पता है कि डीएनए के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन की कब भाई? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कैसे? तो आपने 11th क्लास वाला जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, इनकी स्ट्रक्चर में हमें नाइट्रोजन बेस देखने को मिलता है। इनके फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब डीएनए में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और डीएनए में जनरली नाइट्रोजन कौन सा प्रेजेंट होता है? N14। N14 का मतलब क्या हुआ? ये होते हैं आइसोटोप्स। ये होते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप का मतलब क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और ये होता है इसका अणुभार, ठीक है, अणुभार। तो N14 इसमें हमें देखने को मिलता है। अब होता क्या है इनके एक्सपेरिमेंट में कि जैसे ये कल्चर मीडियम ले लिया इन्होंने, ठीक है। इस कल्चर मीडियम में ये इन्होंने एक बैक्टीरिया ले लिया और ये इसका डीएनए मॉलिक्यूल है। अब और ये बैक्टीरिया कौन सा है? ई कोलाई बैक्टीरिया। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कल्चर मीडियम की आवश्यकता होती है। और कल्चर मीडियम क्या होता है कि वह ऐसा मीडियम जिस पर ई कोलाई बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो कर सके, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके तथा अपनी ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो इसे कल्चर मीडियम में रखा और इस कल्चर मीडियम में मेसेल्सन एंड स्टोल ने N15 अमोनिया क्लोराइड मॉलिक्यूल का यूज किया जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट था
N15, ठीक है। N15 नाइट्रोजन, ये एक जिस तरह हमने डीएनए मॉलिक्यूल पर एक्सपेरिमेंट करते हुए हमने प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें हमने जो मॉलिक्यूल्स फॉस्फोरस और सल्फर मॉलिक्यूल्स लिए थे वो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लिए थे, लेकिन यहां पर जो ये N15 है ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, यहां पे ये मॉलिक्यूल है हेवी मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूलर वेट में वृद्धि हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं हेवी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हेवी मॉलिक्यूल, ठीक है। अब स्टोल, मेसल्सन एंड स्टोल क्या करते हैं कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया था इसे कल्चर मीडियम में डाल देते हैं और इसे ग्रो करवाने के लिए, और इसमें जनरली इसके डीएनए में नाइट्रोजन कौन सा प्रेजेंट था भाई, N14, लेकिन अब कौन सा अवेलेबल करवाया जा रहा है, N15, ठीक है। और इन्होंने इसको कल्चर करवाया कि इसकी 2 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, इन्होंने इसकी 17 जनरेशन तक इसे ग्रो करवाया भाई, 17 जनरेशन। और 17 जनरेशन पर ग्रो कराने के बाद इन्होंने पाया कि ये जो बैक्टीरिया था, ई कोलाई बैक्टीरिया था, इस ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में, इस ई कोलाई बैक्टीरिया के जो डीएनए था उस डीएनए में हमें क्या देखने को मिलता है भाई, N15 नाइट्रोजन देखने को मिलता है, ठीक है। ये इतनी बात हो गई कि N15 हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। अब प्रूव कैसे होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव होती है। अब हम प्रूव करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव किस प्रकार होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो बैक्टीरिया कल्चर्ड बैक्टीरिया था 17 जनरेशन के बाद उसके डीएनए में N15 हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब मेसल्सन एंड स्टोल ने क्या किया कि एक कल्चर मीडियम फिर तैयार किया और इस कल्चर मीडियम में इन्होंने N14 नाइट्रोजन N14 डाल दिया, ठीक है। और अब इनमें से 17 जनरेशन में लगभग हमें हजारों ई कोलाई हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मल्टी टाइम मल्टीप्लाई करता है। कैसे कि एक बैक्टीरिया से 2 का फॉर्मेशन हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इस प्रकार ये ग्रो करता है और इनकी संख्या हजारों हो जाती है, ठीक है। अब इन बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया कल्चर माध्यम में लेते हैं जिसके डीएनए में हमें N15 देखने को मिलता है, और यहां पर हमें कल्चर मीडियम में हमने N14 डाल दिया और एक जनरेशन के लिए इसमें हम छोड़ देते, एक जनरेशन के लिए ग्रो कराते हैं। और जब ये बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया होता है, जब हमें दूसरी जनरेशन प्राप्त होती है तो हम क्या देखते हैं, जब हम दूसरी जनरेशन प्राप्त होती है तो हम क्या देखते हैं कि 2 बैक्टीरिया हमें प्राप्त हो गया, और ये जो बैक्टीरिया का डीएनए था, ये लो भाई N15 वाला डीएनए, और एक डीएनए हमें प्राप्त होता है N14 का। N14 का डीएनए स्ट्रेन प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया एक बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरा बैक्टीरिया क्या हुआ, इसी प्रकार दूसरा बैक्टीरिया हमें प्राप्त होता है जिसमें N15 एक डीएनए मॉलिक्यूल और दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल था, जिसके स्ट्रैंड में हमें
N14 मॉलिक्यूल, N14 नाइट्रोजन देखने को मिलता है। क्योंकि हमने कल्चर मीडियम में N14 ही डाला था, इससे यह प्रूव होता है कि जो एक पेरेंटल मॉलिक्यूल है उसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं, और अलग अलग होने के बाद अलग अलग होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड के सामने जो स्ट्रैंड बनता है वह बिल्कुल नया बनता है, और आधा जो डीएनए प्रेजेंट था वह पेरेंटल डीएनए था। ठीक है, इन्होंने प्रूव किया कि मोड ऑफ रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब ये ग्रो करेगा, अपने आप की कॉपी बनेगा, सेकंड जनरेशन में जाएगा तो दो बैक्टीरिया बनेंगे, और दो बैक्टीरिया कब बनेंगे? जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेशन के लिए डीएनए को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, और नाइट्रोजन लेगा कहां से? कल्चर मीडियम से लेगा, तो कल्चर मीडियम में N14 प्रेजेंट है, और N14 हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब जो नया स्ट्रैंड बना यह बिल्कुल नया है, और जो पहला स्ट्रैंड था, जो एक स्ट्रैंड है, वह पेरेंटल डीएनए का है। इसलिए हम देखते हैं कि हमें सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये था भाई मेसलसन एंड स्टोल का एक्सपेरिमेंट, जिसने प्रूव किया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वह डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन करेगा सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म के द्वारा। अब जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, उस रेप्लिकेशन की प्रोसेस में एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन से एंजाइम भाग लेंगे? पहले तो ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो कोशिका होती है या सेल होती है, कोशिका या सेल, इसमें हमें 4 स्टेज देखने को मिलती है। कौन सी भाई? G1, S, G2 और M फेज। यह इस कोशिका की जीवन की 4 स्टेज होती है, और डीएनए रेप्लिकेट करता है S स्टेज में। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा S स्टेज में, और G2 स्टेज में सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और इस जो M फेज है, M फेज में यह अपनी मैक्सिमम ग्रोथ करेगी, और G1 फेज में फिर प्रिपेयर होगी किसके लिए? सेल डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो जो रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया है, कोशिका विभाजन के S अवस्था में होती है। ठीक, अब जो एंजाइम होते हैं वो किस प्रकार, कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं? अब कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल है, ये लो भाई डीएनए मॉलिक्यूल, इस डीएनए मॉलिक्यूल की हमें फोटोकॉपी करनी है, डीएनए मॉलिक्यूल का नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए में हमें क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है भाई? पॉलीमर। अब जो एंजाइम होगा डीएनए को बनाएगा, वो क्या करता है? पॉलीमर को ही तो बना रहा है। ठीक है, पॉलीमर को ही बना रहा है, क्योंकि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर को ही बना रहा है, और चूंकि एंजाइम है इसलिए हम एज लगा देते हैं। तो ये हो गया भाई पॉलीमरेज एंजाइम। और किसका निर्माण कर रहे हैं? डीएनए का। तो ये लो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इंक्लूड होगा, लेकिन ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यह एक ऐसे मान लो कि बिल्कुल अंधा एंजाइम है। इसे ये नहीं पता कि जो डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वह कहां से तो स्टार्ट करनी है। ठीक है, और ये बोलना है कि मैं डीएनए को
ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर मैं कार्य नहीं कर सकता। ठीक, तो इसके लिए मोर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के बगैर कार्य नहीं कर सकता, इसलिए इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम। अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिससे रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, पहले हम थोड़ा हटकर बात कर लेते हैं, एंजाइम्स की बात बाद में करेंगे, पहले थोड़ा रेप्लिकेशन के बारे में और बात कर लेते हैं कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, एक एग्जाम्पल लेके बताया गया है। ये हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक में ई कोलाई का एग्जाम्पल लिया गया है कि ई कोलाई का जो डीएनए होता है, उस डीएनए की लंबाई 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होती है। ठीक है, और जो एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए या अपनी कॉपी तैयार करने के लिए, एक जनरेशन प्राप्त करने के लिए, एक जनरेशन मतलब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया होने में 20 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन इसमें से 18 मिनट ओनली डीएनए को रेप्लिकेट करने में लगता है। 18 मिनट डीएनए को रेप्लिकेट करने में लगता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव है। इसमें बहुत अधिक एनर्जी खर्च होगी। तो भाई एनर्जी कहां से आएगी? बहुत अधिक एनर्जेटिक है, एनर्जी खर्च होगी, तो एनर्जी कहां से आएगी? जब रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, वास्तव में कोई भी सेल होती है, उस सेल में एनर्जी कहां से आती है? एटीपी से। लेकिन क्या होता है कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है, एक ऐसे सेल जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, फिर उसके न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में एटीपी को इंटर कराना और ये कंप्लीट प्रोसेस कराना एक्सपेंसिव होगी, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कौन से? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उन्हीं के साथ में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के साथ में ही 2 फॉस्फेट और जोड़ देते हैं और वह एटीपी के समान कार्य करते हैं, क्योंकि एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड होता है। और न्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या होता है कि ये लो एएमपी, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, लेकिन इस एटीपी में 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट जुड़े रहते हैं जो मोर एनर्जेटिक होते हैं, इसके पास बहुत अधिक एनर्जी होती है। तो जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट का यूज किया जाता है। ट्राइफॉस्फेट का मतलब कि जैसे एएमपी हो जाएगा, डीएएमपी, तो इसमें क्या होगा? डीएमपी, एमपी क्या हो रहा है? यही हो रहा है एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये क्या बन जाएगा? डी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डीऑक्सी जो डीएनए की राइबोज शुगर होती है, उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है,
आरएनए के कंपैरिजन में, इसलिए हम डी बोल रहे हैं, डी लगा रहे हैं, तो ये डी टीपी हो जाएगा। इसी प्रकार डी जीएमपी, तो ये डी जीटीपी हो जाएगा। इसलिए जब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी तो उसमें हमें बाहर से एनर्जी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, उन्हीं डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के साथ में ही दो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिए जाते हैं, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वह क्या करते हैं भाई, एक तो डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करता है, मल्टीपल फंक्शन करता है। जैसे एक तो डीएनए की कॉपी तैयार करेगा, डीएनए के पॉलीमर का निर्माण करेगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा, और एक सोर्स ऑफ एनर्जी का कार्य करता है। एनर्जी का कार्य भी यही करेगा, क्योंकि इसमें दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए। अब हम देख लेते हैं कि इस जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, उस रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कौन से एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अकेला डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। जैसे कोई फिल्म होती है, वह फिल्म किससे हिट होती है, हीरो से। स्वाभाविक बात है, हीरो से। मतलब डीएनए पॉलीमरेज को मान लो आप हीरो, ठीक। कोई फिल्म होती है वह हीरो से हिट होती है, और हीरो मान लो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब आप इमेजिन कीजिए कि उस फिल्म से सभी कैरेक्टर्स को हटा दिए जाते हैं, ओनली एक प्रेजेंट था, कौन, पूरे 3 घंटे की फिल्म में एक हीरो ही आपको दिखाया जाता है, तो आप वो फिल्म हिट होगी, स्वाभाविक बात है वो फिल्म फ्लॉप होगी। तो उसी प्रकार डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अकेला डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसके लिए मोर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एंजाइम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला आता है डीएनए, या पहला आता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम, ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, जैसे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, तो जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी तो इन दोनों स्ट्रैंड को खोलना पड़ेगा, तभी तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल पर कार्य करता है, इसलिए जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का कार्य हेलिकेज एंजाइम करता है। मतलब डीएनए इस प्रकार बन जाता है, जिससे ये डीएनए था भाई, और इस पर हेलिकेज एंजाइम जुड़ गया है, ये लो, तो आगे ये क्या हो जाएगा, ये डीएनए इस प्रकार खुल जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा। अब दूसरी आती है एक प्रोटीन होती है एसएसबी प्रोटीन। इसका मतलब, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस में क्या करती है, जब हेलिकेज एंजाइम डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देता है, तो ये वापस इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनने से रोकने का कार्य करती है, कि ये दोनों स्ट्रैंड वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कर ले, इसलिए ये इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाती है, ठीक है। तीसरा मॉलिक्यूल आता है ट्रोपो आइसोमेरेज एंजाइम। ट्रोपो आइसोमेरेज एंजाइम, ट्रोपो आइसोमेरेज एंजाइम, ठीक है। ट्रोपो आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए है, जब ये डीएनए खुलेगा,
आपने एक रस्सी देखी है, वह रस्सी किस प्रकार इस प्रकार गुथी रहती है। जब हम उस रस्सी को खोलते हैं तो क्या करती है भाई, उलझने लगती है। तो उसी प्रकार ये ट्रोपोआइसोमेरेज एंजाइम इस डीएनए को उलझने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है भाई, प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है भाई, जब डीएनए खुल गया, प्राइमेज एंजाइम का फंक्शन क्या हो गया कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए मॉलिक्यूल पर प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमर का फॉर्मेशन क्यों करेगा, क्योंकि हमने कहा है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह एक अंधा एंजाइम है। उस एंजाइम को, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को गाइड करने का कार्य करता है आरएनए प्राइमेज एंजाइम, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को पता नहीं है कि मुझे डीएनए पर कहां जुड़ना है। डीएनए पर यह प्राइमेज एंजाइम जुड़कर प्राइमर का निर्माण करेगा और डीएनए मॉलिक्यूल उस प्राइमर से जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की है 5 नंबर पर, हमने एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और उसकी हम बात कर चुके हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पर आता है आरएनए एज एंजाइम, आरएनए एच एंजाइम, आरएनएज एच एंजाइम। ये क्या करता है भाई, ये जो आरएनए प्राइमर था, ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए पर 2 स्ट्रैंड बनते हैं भाई। एक तो कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा, जब हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि वास्तव में रेप्लिकेशन क्या होता है, उसमें कौन से 2 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा और एक डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। कंटिन्यूस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और जो डिसकंटिन्यूस मतलब खंडों के रूप में, फ्रेगमेंट के रूप में होगा, उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और उन जो खंड होते हैं, जो फ्रेगमेंट होते हैं, उन्हें हम कहेंगे ओकाजाकी खंड। तो इन ओकाजाकी खंडों के बीच में ये प्राइमेज, जो प्राइमर प्रेजेंट होता है, इस प्राइमर को हटाने का कार्य आरएनएज एच एंजाइम करेगा। उसके बाद में 7 नंबर पर एंजाइम आता है लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज एंजाइम क्या करता है भाई, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, इन फ्रेगमेंट को जोड़ने का कार्य करता है। अब हम आज के लेक्चर में बस हम इतना ही देखेंगे कि इस रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव किस प्रकार होती है और इसमें कौन से एंजाइम इंक्लूड होंगे। अब रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है कि डीएनए मॉलिक्यूल वास्तव में अपने आप को किस प्रकार रेप्लिकेट करता है और किस प्रकार ये एंजाइम्स यूज में होते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं, और डीएनए के फॉर्मेशन की कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस प्रोसेस क्या होगी, डीएनए किस प्रकार 5 स्ट्रैंड से 3rd स्ट्रैंड की तरफ किस प्रकार अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, वो प्रोसेस हम देखेंगे कल। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और हम कल देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। थैंक यू।